Welcome to BISP Solution. Myself Kanchan Yadav. Today's topic is decision tree. डिसीजन ट्री इन मशीन लर्निंग. ये डिसीजन ट्री क्या होता है, किस लिए हम यूज़ करते हैं और इसका क्या यूज़ है हमारी मशीन लर्निंग में, ये हम देखेंगे. डिसीजन ट्री क्या होता है कि जिस तरीके का हम इसका नाम है वैसे ही इसका काम है. जैसे डिसीजन लेने के लिए हम एक ट्री फॉर्म करते हैं, उस तरीके के डेटा को हम डिसीजन ट्री कहते हैं. जैसे अब हम यदि मशीन लर्निंग की में हम इसका यूज़ करेंगे तो हमारा जो टेबुलर फॉर्मेट है उसको डिसीजन ट्री में हम कन्वर्ट करेंगे और जिसके थ्रू हम सही से सही प्रेडिक्शन हमें मिल सके. ठीक है, तो डिसीजन ट्री क्या होता है, व्हाट इज़ डिसीजन ट्री इन मशीन लर्निंग. तो मशीन लर्निंग में डिसीजन ट्री इज़ अ सुपरवाइज लर्निंग टेक्निक. ठीक है, जो कि क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन प्रॉब्लम दोनों में काम करती है. तो क्लासिफिकेशन मतलब जो यस और नो जो रिस्पॉन्स होते हैं उस तरीके की प्रॉब्लम. जैसे किसी में हमें यस नो, ट्रू फॉल्स और 0 1 जैसी कंडीशन हमें सॉल्व करनी हो तो उस डेटा को हम क्लासिफिकेशन डेटा कहते हैं. रिग्रेशन क्या होता है, रिग्रेशन हमारा सीरीज़ डेटा होता है. जैसे हमारा प्रॉफिट सीरीज़, टाइम सीरीज़ या फिर एरिया सीरीज़, इस टाइप की कोई नंबर ऑफ सीरीज़ हमें निकालनी हो तो वो हमारी रिग्रेशन प्रॉब्लम कहलाती है. ठीक है, तो ये डिसीजन ट्री एक सुपरवाइज लर्निंग टेक्निक है जो क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन दोनों प्रॉब्लम्स में यूज़ होती है. ठीक है, फर्स्ट क्या होता है हमारा डिसीजन नोड. ये होता है रूट नोड. इसको पहले जो नोड होती है उसको रूट नोड बोलते हैं. देन वो जो मल्टीपल नोड्स में डिवाइड होता है तो वो हमारा कौन सा होता है, सब ट्री. जिसके नीचे कुछ लीव नोड या फिर और सब नोड्स क्रिएटेड होते हों वो हमारी सब ट्री कहलाती है. ठीक है, जिसके नीचे कुछ कनेक्टिविटी हो. ठीक है, और जो जिसके नीचे कोई कनेक्टिविटी ना हो और वो इंडिविजुअल वो हो नोड हो तो वो हमारा आखिरी नोड लीफ नोड कहलाता है, जो कि आउटपुट नोड होता है. और जो ये डिसीजन नोड होता है जिसके नीचे कुछ नोड्स ऐड होते हैं वो हमारा डिसीजन ट्री और कंडीशन ट्री दोनों कहलाता है, सब ट्री. ठीक है, इस तरीके का ये स्ट्रक्चर डिसीजन ट्री का होता है. ठीक है, व्हाट इज सुपरवाइज लर्निंग. सुपरवाइज लर्निंग क्या होती है इन मशीन लर्निंग, जो कि हमारा क्या जो भी डेटा है, ठीक है, डेटा के साथ उसका लेबल कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट जो उसका होगा उस डेटा के साथ उसको पढ़ना, उसको उसके अकॉर्डिंग डेटा को प्रिडिक्ट करना. ठीक है, वो पैटर्न को लर्न करना, ये होती है सुपरवाइज लर्निंग. जैसे कि आपका रॉ डेटा है, यहाँ पे कुछ लेबल्स डेटा है, बहुत सारे एनिमल्स हैं डिफरेंट कैटेगरीज के. तो इनकी कितनी कैटेगरीज के डेटा है, कितने लेवल्स ऑफ डेटा है, तो ये डेटा का साथ ये लेबल के साथ ये डेटा का कंपैरिजन. ठीक है, विथ इन दोनों के लर्न से उसका आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट आना, यही प्रोसेस हमारी सुपरवाइज लर्निंग प्रोसेस होती है, जिसमें हमारा रॉ डेटा के साथ लेबल्स मतलब कैटेगरीज मौजूद हों कि हमें किस कैटेगरीज का डेटा हमें प्रिडिक्ट करना है. ठीक है, तो ये हमारी सुपरवाइज लर्निंग टेक्निक होती है. ठीक है, तो डिसीजन ट्री टर्म्स, डिसीजन ट्री के क्या टर्म्स हैं. फर्स्ट हमारा रूट नोड होता है जो हमारी स्टार्टिंग नोड होती है. जो ये कनेक्टिविटी लाइन होती हैं वो हमारी ब्रांच कहलाती हैं. ठीक है, और ये जो कंडीशन नोड्स हैं, कंडीशन चेक हैं, ये हमारे सब ट्री कहलाते हैं, जिसके नीचे कुछ नोड्स क्रिएटेड हो, जिसके नीचे कुछ नोड्स क्रिएटेड हो हमारी सब वो कहलाती हैं. और लास्ट नोड हमारी लीफ नोड कहलाती है, जिसके नीचे कोई भी डेटा मौजूद ना हो. ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ डिसीजन ट्री. डिसीजन ट्री का एग्जाम्पल क्या होता है मशीन लर्निंग में, कैसे हम इसको यूज़ करते हैं, ये उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल है. ये हमारा टैबुलर डेटा है जिसमें एज है, एक्सपीरियंस, मान लीजिए किसी एम्प्लॉय का डेटा है. ठीक है, या किसी ठीक है, तो उसकी रैंक क्या है, उसकी नेशनैलिटी क्या है, वो जाएगा या नहीं कहीं. ये कॉमेडियन हम मान सकते हैं कि ये किसी एक्टर या कॉमेडियन का डेटा है.
ठीक है। उसके हिसाब से एक पर्सन ये चीज़ डिसाइड कर रहा है उस एम्प्लॉय या उस एक्टर की क्वालिफिकेशन, मतलब फीचर्स के हिसाब से कि उसकी मूवी या उसका शो देखने लायक है या नहीं है। या आप इस तरीके से हम इसको मान सकते हैं, जैसे अब कोई एक्टर है, उसकी कुछ एज है, कुछ एक्सपीरियंस है, ठीक है, उसकी कुछ रैंक है कि कितनी रैंक पे वो आता है, कौन सी नेशनैलिटी का है, तो हम एज अ पर्सन हम ये चीज़ डिसाइड कर रहे हैं इस डेटा के अकॉर्डिंग कि हमें उसकी मूवी देखने जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, वो वर्थ इट है या नहीं है। ये कुछ इस तरीके का डेटा है। अब इसको हम यदि डिसीजन ट्री से सॉल्व करेंगे तो इसका हमने फर्स्ट रैंक हमने लगाया कि रैंक क्या है उसकी 6.5 से ज़्यादा या इक्वल है, ठीक है। फिर उसका जीनी निकला, देन उसका सैम्पल्स क्या है 13, जितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स होते हैं वो हमारे सैम्पल्स वैल्यू होती है, वैल्यू 6 और 7, मतलब हमारी 6 जो है हमारी यस वैल्यू है और 7 हमारी नो वैल्यू है। फर्स्ट कॉर्नर में हमारी कितने यस हैं और 7 में हमारा सेकंड वो कोलन के बाद कॉमा के बाद की वैल्यू हमारी कितनी नो रिस्पॉन्स है, ठीक है। देन ये कंडीशन अप्लाई होगी और वो हमारे रूट क्रिएट हो जाएंगे। इस तरीके से हमारा डिसीजन ट्री वर्क करता है, ठीक है। जैसे कि जो हमारा यहाँ पे देखा था हमने मशीन लर्निंग में एक जिनी यूज होता है, ठीक है। ये जिनी क्या होता है, ठीक है, व्हाट इज जिनी। जिनी एक इम्प्योरिटी है, मेजरमेंट करता है डिसीजन बाउंड्री को के फीचर्स को सेपरेट करने के लिए डेटाबेस जो डेटा सेट है उसके को सेपरेट करता है नोट के अकॉर्डिंग ट्री के फॉर्मेट में, ठीक है। जिनी इम्प्यूरिटीज, ठीक है, उसका एक जिनी एक फॉर्मूला है जो कि हमारे डेटा को स्प्लिट करता है ट्री के फॉर्मेट में, ठीक है। तो हमारा क्या फॉर्मूला होता है 1 माइनस एक्स अपॉन 9 स्क्वायर माइनस वाई अपॉन 9 स्क्वायर, ठीक है। तो x हमारी क्या है पॉजिटिव वैल्यूज, मतलब पॉजिटिव रिस्पॉन्स हमें जाना चाहिए, ठीक है। और y हमारा क्या है नेगेटिव रिस्पॉन्स की नहीं जाना चाहिए, ठीक है। ये हमारी कुछ डिटेल्स है। अब इसको हम कैसे इस फॉर्मूले के थ्रू हमारी जिनी कैलकुलेट होती है, ठीक है। हमारी एज की जिनी कितनी आई है, ये इस तरीके से हमारी जिनी कैलकुलेट होती है और इसी के अकॉर्डिंग हमारा डिसीजन ट्री का आंसर हमें मिलता है, ठीक है। अब हम इसे प्रोग्रामिंग में देखेंगे कि हम इसको प्रोग्रामिंग में कैसे करेंगे, ठीक है। तो हमारा ये प्रोग्राम है, ठीक है। इसमें हमने एक नमपाई लिया है। नमपाई क्या है, हमारी अर्थमेटिकल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए एक लाइब्रेरी है पाइथन की जो मशीन लर्निंग और सब चीज़ में यूज़ होती है, ठीक है। matplotlib.py प्लॉट हैज़ प्लॉट, ठीक है। ये मैटप्लॉटली लाइब्रेरी क्या है, ये प्लॉटिंग के लिए विजुअलाइजेशन जिसमें चार्ट्स हम चार्ट्स बना सकते हैं उसके लिए ये लाइब्रेरी का यूज़ होता है। बांडास मतलब डेटा साइंस के लिए यूज़ होता है, डेटा क्लीनिंग के लिए यूज़ होता है, डेटा मैनिपुलेशन के लिए यूज़ होता है। डेटा के ऊपर जो भी हमें प्रोसेस करनी है वो हमें पांडास के लाइब्रेरी के थ्रू यूज़ करनी होगी। ये हमारी पाइथन्स की लाइब्रेरी है, ठीक है। फिर हमने क्या किया पांडास का यूज़ करके, क्योंकि हम डेटा पे काम कर रहे हैं, ठीक है, तो पांडास लाइब्रेरी का यूज़ करके हमने एक सीएसवी को रीड कराया है। ये सीएसवी में फाइनेंस का डेटा है। हम इस डेटा के ऊपर डिसीजन ट्री अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हमने रीड सीएसवी का यूज़ किया है जो कि पांडास का मेथड है जो कि सीएसवी को रीड करता है, ठीक है। ये हमारा कुछ डेटा है जो उस फाइनेंस सीएसवी में मौजूद था, ठीक है, जिसमें सेगमेंट, कंट्री, आइटम्स, आइटम प्राइस, टोटल रेवेन्यू, प्रॉफिट, मंथ नंबर एंड ईयर, ये हमारा कुछ डेटा है। इसके अकॉर्डिंग हम डिसीजन ट्री लगाएंगे किसके ऊपर, प्रॉफिट के ऊपर। हमारी प्रिडिक्टेड वैल्यू क्या होगी प्रॉफिट और अदर वैल्यू क्या होंगी फीचर्स वैल्यू, ठीक है। ये हमारी प्रॉफिट होगी इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल और बाकी के सारे हमारे होंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये हम देख रहे हैं कि हमारे डेटा में अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर वैल्यू मौजूद है, बट जो मशीन लर्निंग होती है, ठीक है, वो हमारी नंबर्स वैल्यू को यूज़ करते हैं। हम उसमें कैरेक्टर वैल्यू यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करना होगा, हमारी अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू कैरेक्टर वैल्यू को नंबर में कन्वर्ट करना होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, pandas.getDummies,
तो ये एक पांडास की लाइब्रेरी है, गेट डमीज। इससे क्या होगा, वो जितने भी अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू है उसकी डमीज क्रिएट कर देगा। ठीक है, हमने यहाँ पर डेटा सेट अप्लाई किया है, कॉमा डेटा टाइप इज इक्वल टू इंट। हमने डेटा टाइप इज इक्वल टू इंट इसलिए दिया है क्योंकि हमें वो वैल्यू इंटीजर वैल्यू चाहिए। यदि हम ये ना लिखे तो ये क्या करेगा, डमीज क्रिएट करेगा बट बुलियन वैल्यू में, मतलब ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में। क्योंकि हमें न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए इसलिए हमें यहाँ पे इंटीजर टाइप इंट देना पड़ा। ठीक है, तो ये हमारी जो भी नंबर अल्फ़ाबेटिकल वैल्यूज थी उसको इसने नंबर वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया है। कैसे, सेगमेंट चैनल पार्टनर। ठीक है, ये क्या करता है, जो भी हमारे कॉलम है का नाम है उसमें डैश लगा कर उसे एक सब कॉलम बना देता है, जैसे सेगमेंट अंडरस्कोर गवर्नमेंट। तो हमारे क्या हो जाएगा, जहाँ पे भी हमारा ये गवर्नमेंट हमारी कॉलम डेटा मौजूद होगी वहाँ पे हमारी वैल्यू 1 आ जाएगी और अनदर जगह उसकी जगह 0 वैल्यू पुट हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू क्रिएट होती हैं। ठीक है, फिर हमने क्या किया, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल में अपने डेटा को तोड़ लिया। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होंगे, जो कि हमारी फीचर्स वैल्यू हैं, किसके बिहाफ में, जो भी हमें प्रिडिक्ट करना है उसके बिहाफ में हमें उसके फीचर्स क्या क्या चाहिए। जैसे मान लीजिए हमें कुछ चीज़ प्रिडिक्ट करनी है तो उसके पीछे उसके फीचर्स क्या होंगे, उसकी क्या होंगी, उसके हिसाब से हम उसको प्रिडिक्ट करेंगे। तो वाई वैल्यू हमारी क्या होगी, जो कि हमें प्रिडिक्ट करनी है, प्रॉफिट हमें प्रिडिक्ट करना है। ठीक है, तो हमने फिर क्या किया, इसको हमारे डेटा को हमें ट्रेन और टेस्ट में सेपरेट करना होगा। तो हमने sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन यूज़ किया, इम्पोर्ट ट्रेन अंडरस्कोर टेस्ट सेपरेट। ठीक है, तो ये हमारी sklearn मशीन लर्निंग की लाइब्रेरी है जिसके थ्रू हमने मॉडल सिलेक्शन के थ्रू ट्रेन टेस्ट सेपरेटर यूज़ किया है, फंक्शन को कॉल किया है। ठीक है, फिर हमने 4 वेरिएबल्स न्यू वेरिएबल बनाए, 4 टेस्ट x अंडरस्कोर ट्रेन, x अंडरस्कोर टेस्ट, y अंडरस्कोर ट्रेन एंड y अंडरस्कोर टेस्ट। ठीक है, तो ये 4 एलिमेंट्स बनाए हमने जो x और y की वैल्यू को डिवाइड कर सके। ठीक है, सेपरेट कर सके ट्रेन एंड टेस्ट में। ठीक है, तो हमने x और y वैल्यू को सेपरेट किया है। हमने पैरामीटर्स दिए, टेस्ट साइज इज इक्वल टू 0.2। ठीक है, हम 0.1 0.3 अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। इसका मतलब होता है कि हम टेस्ट का साइज डिफाइन कर रहे हैं कि हमारे डेटा में से कितने परसेंट डेटा आपका टेस्टिंग के लिए यूज हो और अनदर डेटा आपका ट्रेनिंग में ही रहे। ठीक है, क्योंकि जो हमारा मेन पार्ट होता है वो ट्रेनिंग पार्ट होता है, जिसके थ्रू हमारी मॉडल ट्रेन करता है, हमारी प्रिडिक्शन वैल्यू मशीन को अपना पैटर्न समझ में आती है कि उसे क्या प्रिडिक्ट करके देना है। ठीक है, तो हमारा जो मेन पार्ट होता है वो ट्रेनिंग पार्ट होता है। और टेस्टिंग के लिए हम इसलिए डेटा तोड़ते हैं क्योंकि हमारा डेटा थोड़ा स्मॉल साइज का डेटा होगा नहीं, रियल लाइफ डेटा हमारा बिग डेटा होता है, जो कि लाख 10 lakhs मैक्सिमम डेटा हमारा होगा, जिसको हम बार बार यदि प्रोसेस करेंगे, ट्रेन करेंगे, देन फिर टेस्टिंग के लिए यूज़ करेंगे तो हमारा बहुत बल्कि हो जाएगा और टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, 20% डेटा हमारा 10 to 30% डेटा हमारा हम टेस्टिंग के लिए रखते हैं और अनदर डेटा हमारा हम ट्रेनिंग के लिए रखेंगे। ठीक है, तो हमने लिया, फिर देन हमने सेपरेट लगाया। देन हमने सेपरेट लगाया, फिर हमने डिसीजन ट्री रिग्रेशन अप्लाई, ये हमारा डेटा सेपरेट हो गया है, जिसमें हमने हमारे 8 रोज हमारी ट्रेन में है 4 कॉलम्स के साथ, 5 रोज हमारी टेस्टिंग में है 4 कॉलम्स के साथ। इस तरीके से हमारा y और x का डेटा डिवाइड हो गया है। ठीक है, फिर डिसीजन ट्री रिग्रेशन हमने अप्लाई किया। हमने डिसीजन ट्री रिग्रेशन इसलिए अप्लाई किया क्योंकि जो हमारा डेटा है वो रिग्रेशन डेटा है, क्योंकि उसमें हमें प्रॉफिट फाइंड करना है, जो कि एक नंबर सीरीज है, कुछ नंबर्स हैं जो हमें फाइंड करने हैं। तो वो हमारी क्या हो गई,
रिग्रेशन प्रॉब्लम हो गई। यदि हमारा ये क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम होती जिसमें हमारा रिस्पॉन्स हमें यस नो 0 1 या ट्रू फॉल्स के फॉर्म में चाहिए होता तो वो हमारी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम होती। तो उसके लिए हम कौन से मैथड इंपोर्ट करते, डिसीजन ट्री क्लासिफिकेशन। बट हमारी ये रिग्रेशन प्रॉब्लम है, हमने जो डेटा लिया है, जो फाइनेंस डेटा लिया है वो रिग्रेशन का है, तो हमारी क्या इंपोर्ट करेंगे हम, डिसीजन ट्री रिग्रेशन। ठीक है, तो हम रिग्रेशन यूज करने के लिए हमने यूज किया रैंडम स्टेटस इज इक्वल टू 0 लगाया। ठीक है, फिर हमने उसमें डेटा को फिट किया, मतलब जो रिग्रेशन है उसमें हमारे डेटा को पास किया है, जिसमें हम अपने पैटर्न को लर्न करने के लिए हम ट्रेन डेटा देते हैं। ट्रेन डेटा देन हमने एक्स वैल्यू, एक्स का ट्रेन एंड वाई का ट्रेन, दोनों डेटा हमारी रिग्रेशन में अप्लाई किया है। ठीक है, तो उससे हमारा ये मॉडल लर्न हो गया है। ठीक है, फिर हमारा मॉडल अप्लाई होने के बाद हम उसको प्रिडिक्ट स्कोर चेक करेंगे कि जो हमारा स्कोर आया मॉडल कितना एक्यूरेट है। तो हमने उसके लिए स्कोर पास किया, उसमें टेस्ट वैल्यू लगाई, क्योंकि जो हमारी टेस्टिंग है वो हमारी टेस्ट वैल्यू पे ही होगी। तो हमने टेस्टिंग लगाई तो उसमें 0.9006 समथिंग आपका 90% डेटा आपका एक्यूरेट दे रहा है, जो कि राउंड फिगर ऑफ 1 मतलब 100%, देन 0 से लेके 1 तक की वैल्यू में ये होता है, जो कि हमें 0.9 इट मीन्स 90% आपका एक्यूरेट है। ठीक है, तो हम न्यू वैल्यू प्रिडिक्ट करेंगे, जो क्या हमारा मॉडल सही वैल्यू प्रिडिक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। देन हमने उसमें प्रिडिक्टिव मेथड लगाई, जिसमें हमने एक्स वैल्यू पास की है और हमने कंपेयर कराया हमारी जो नई प्रिडिक्टेड वैल्यू उनको और पुरानी वाई वैल्यू को। ठीक है, तो ये हमारी प्रिडिक्टेड वैल्यू है, ये हमारे प्रिडिक्टेड वैल्यू का एरे आया है। ठीक है, और जो ये नीचे हैं वो हमारी एक्चुअल वैल्यूज थी। तो हम इनको एक पांडास के थ्रू डेटा फ्रेम मतलब टेबुलर फॉर्मेट में इसको डिस्प्ले कर रहे हैं। तो हमने पांडास की लाइब्रेरी लगाई, जिसमें हमने डेटा फ्रेम लगाया एक्चुअल वैल्यू कोलन वाई अंडरस्कोर ट्रेन एंड प्रिडिक्टेड वैल्यू कोलन वाई अंडरस्कोर प्रिडिक्ट एंड डिफरेंस क्या, इन दोनों के बीच का फर्क, कि कितना फर्क आया है उन दोनों की वैल्यू में। ठीक है, तो ये हमारी एक्चुअल वैल्यू थी और ये हमारी प्रिडिक्टेड वैल्यू है। ऑलमोस्ट हमारी वैल्यू एक्यूरेट है, बट कुछ वैल्यूज में अभी भी फर्क है, इसलिए हमारा ये जो है 90% एक्यूरेट है, मतलब 10% कमियां अभी भी इसमें हैं, बट ऑलमोस्ट हमारा प्रिडिक्ट सही आया है। 10% एक्यूरेसी में प्रॉब्लम है बस। ठीक है, अब हम इसको प्लॉट करेंगे, तो प्लॉटिंग के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, फ्रॉम sklearn import ट्री। हम मशीन लर्निंग की एक वो फंक्शन है हमारा ट्री, जिसके यूज करके हम ट्री डेटा को प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने tree.plot_tree एंड हमने रिग्रेशन, हमारा जो रिग्रेशन मॉडल है उसके अकॉर्डिंग फीचर्स क्या क्या है, क्या क्या फीचर्स के अकॉर्डिंग हमें उसको प्लॉट करना है, ये हमारे फीचर्स हैं। ठीक है, तो देन जो हमारा कैलकुलेशन हो रहा है ये हमें यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। जो हमारा टेक्स्ट आया था वो ये था। ठीक है, जिनी वैल्यूज हमारी ये आई थी, उसका रेवेन्यू हमारा इतना था, उसका n स्क्वायर एरर ये है। ठीक है, हर नोड का पर्टिकुलर कैलकुलेशन है, जो कि हमें एक एरे के फॉर्मेट में यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है पर्टिकुलर नोड का डेटा। ठीक है, एक नोड का जो कैलकुलेशन होगा वो हमें एरे के फॉर्मेट में यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है कि नंबर ऑफ कितना डेटा हमें यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, देन हमारा ये कुछ इस तरीके से ट्री फॉर्म होगी। ठीक है, हर नोड का जो कैलकुलेशन है वो आपका यहाँ पे आपको डिस्प्ले होगा, जिसमें आपका टेक्स्ट ये था। ठीक है, इसकी जीनी वैल्यू 0.93 थी, टोटल रेवेन्यू हमारा इतना था। ठीक है, उसके स्क्वायर एरर ये, नंबर ऑफ नोड वैल्यूज कितनी थी 18, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज 18 थी, एन वैल्यूज 872 थी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी फर्स्ट नोट क्या थी, हमारी ट्रू नोट आई, देन उसके नीचे हमारी सब नोट्स क्रिएट हुए हैं, देन हमारा
ठीक है। इस तरीके से हमारी सब नोट्स क्रिएट हुई हैं, लास्ट में हमारी फॉल्स आ गई। इसका मतलब है इसके नीचे हमारी कोई नोट क्रिएट नहीं है, इसका मतलब ये हमारी लीफ नोट है, ये हमारी लीफ नोट है। ठीक है, ये जो नीचे की जो हैं जिनके नीचे कोई कनेक्टिविटी नहीं, कोई ब्रांचेस नहीं है, वो हमारी लीफ नोट कहलाती हैं। और जिसमें ब्रांचेस ऐड हैं और उनके नीचे कुछ नोट्स क्रिएटेड हैं, वो हमारी कंडीशन नोट्स और सब ट्री कहलाते हैं। ठीक है, तो हमारा डिसीजन ट्री इसी तरीके से काम करता है कि हमारा डेटा को टुकड़ों में तोड़ के लास्ट में हमें उसका जो भी प्रिडिक्टेड आंसर होगा वो हमें लास्ट में डिस्प्ले करेगा। इसलिए ये ज़्यादा एक्यूरेट होता है, क्योंकि ये हमें डिसीजन लेने में आसानी देता है। ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू।